नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया है विग डिबेट का। आज हम बात करेंगे 400 पार नारा और कश्मीर का सहारा। जी हां, देश में जैसे जैसे चुनावी चरण बढ़ रहे हैं उसके साथ मुद्दे भी नए नए नजर आ रहे हैं। शुरुआती चरणों में विरासत, मंगलसूत्र, बाबरी मस्जिद के बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दे के बाद अब 5वें चरण में पीओके का मुद्दा गर्मा गया है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासत हो रही है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी और चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 4 चरण समाप्त हो गए हैं। अब 3 चरण में मतदान होना बाकी है। ऐसे में सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब भाजपा को 300 सीटें मिली तो उसने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया। अब जब भाजपा को 400 सीटों पर जीत मिलेगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पीओके भी भारत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में संसद के भीतर पीओके पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें कहा गया कि कश्मीर भारत में है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। संसद में कभी भी यह चर्चा नहीं हुई कि पीओके असल में हमारा है। अब पीओके में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, हाथ में भारत का तिरंगा उठा रहे हैं। अगर मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो पीओके भारत का होगा। यह काम शुरू हो चुका है। आज लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का तिरंगा हाथ में लेके इस्लामाबाद का खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये नया भारत है, ये नया भारत है। और ये नया भारत बनाने के लिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए। सिंपली नॉट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान बोलते हैं कि पूरा कश्मीर भारत का अंग है और वही कश्मीर को पूरा की पूरा लाने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अमित शाह और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पीओके पर कब्जा करने के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अमित शाह ने कहा कि 400 सीट आने पर पीओके पर कब्जा कर लेंगे। क्या 400 सीट नहीं आई तो पीओके नहीं लेंगे? हम चाहते हैं पीओके जरूर ले। अमित शाह ने इंटरव्यू में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? सिब्बल ने कहा कि चीन ने 4000 किलोमीटर लिया है, पहले उस पर भी लाल आंख दिखाइए। उनके पैरों से जमीन खिसक गई है। 400 क्या 200 भी पार करना मुश्किल है। अगर 400 सीटें आई तो पीओके पे कब्जा कर लेंगे और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख तो दिखाएं। और जो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है, यार वो तो पहले वापस लो। वहां तो थोड़ी आंख लाल आंख दिखा दो कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है। ये किस किस्म का बयान है? ये आप गृह मंत्री हो। पीओके की बात की है तो पहले इनको लाल लाल आंखें दिखाने की बात की थी, वो घर में घुस के बैठे हैं लद्दाख तक, जरा उनकी बात कर लें। और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, पहले उनको रोक ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है और हमारे भारत के समस्त नेतागणों ने, समस्त दलों ने कश्मीर पर संकल्प पारित किया हुआ है संसद में। और ये भी बताया गया है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वह भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और हम उसको लेंगे। समय आएगा, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। बहरहाल 5वें चरण में आते आते चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी 400 पार के साथ पीओके की आस लगाकर बैठे हैं। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में बीजेपी नेताओं के दावे जमीनी धरातल पर कितने सही साबित होते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। और पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशीष दुबे जी।
वंदना त्रिपाठी जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। चुनाव जीतने के लिए राजनीति में कूटनीति बहुत आवश्यक है, स्वाभाविक सी बात है, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय आरोप, आम लोगों से भी बातें सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है कि सारी मर्यादाओं को उल्लंघन कर रही है, सारी मर्यादाओं को कहीं ना कहीं पार कर रहे हैं। कहीं मंगलसूत्र का जिक्र होता है तो हिंदू मुसलमान का जिक्र होता है, राम मंदिर का जिक्र होता है। ठीक है, अमित शाह जी ने पीओके के मुद्दे को लेकर पहले भी बात रखी थी, लेकिन चुनाव के समय क्या पीओके के नाम पर वोट मांगना सही है उस दल को जो दल कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत है, देश विदेश में अच्छी पहचान अच्छी साख हमारी बनी हुई है, उनको पीओके के नाम पर 400 पार के नारे देने पड़ रहे हैं इस समय? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल वंदना जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले ये कि चुनाव के चलते अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं का स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि कश्मीर हमारी देश का एक अभिन्न हिस्सा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है जिसने कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर से एक पुरानी जो पीढ़ियों में झगड़ा हुए कश्मीर से हटाकर आज स्वतंत्र कश्मीर बनाया है। देखिए, माननीय केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो कहना है कि जितना भी कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड है वो भी हमारा है, हम उसको वापस करेंगे, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम ये मानते हैं कि बिल्कुल समय आने पर उसको वापस लेकर रहेंगे। और देखिए, जब अमित शाह जी, मोदी जी ने जो बात कही है वो उन्होंने करके दिखाई है। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटकर रहेगी तो हटेगी। रही बात भाषा की मर्यादा का उल्लंघन का, देखिए भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सबको पता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे, 50 मिनट का उनका जो भाषण रहता है, जो रैलीज में उनका भाषण रहता है, उसमें 40 मिनट तक वो देश के विकास की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, क्या क्या योजनाएं लानी है गरीब कल्याण के लिए, 2035 तक में क्या क्या काम करने, किस प्रकार से हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, इन सबसे वो चर्चा करके और उसके बाद जो आखिरी के 10 मिनट होते हैं उसमें विपक्ष जो नकारात्मकता फैला रहा है उसका वो जवाब देते हैं। तो अगर कोई हमारे विपरीत बोलेगा, हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, हमारे अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेनिंग चलाएगा, देखिए हर व्यक्ति को ये राइट है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं कि अगर कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हमें उस बात को काउंटर करना है और उस बात को ही काउंटर करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। क्यों राहुल गांधी जी इस प्रकार की टिप्पणियां देते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्यों जीतू पटवारी जी इस प्रकार की टिप्पणियां देते हैं महिलाओं के बारे में, क्यों ये सब चीजें वो लोग करते हैं कि काउंटर करने की नौबत आ जाते हैं। कि कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने अपना जो अपनी पार्टी का जो बंटाधार है वो स्वयं किया। जीतू पटवारी जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि कांग्रेस के हारने का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस स्वयं। जीतू पटवारी जी ने तो स्वयं अपनी हार स्वीकार कर लिया और कहीं ना कहीं उस हार का सबसे बड़ा कारण इस बार होंगे जीतू पटवारी जी खुद। उनकी भाषा शैली, उनकी जो टिप्पणियां रहती हैं, प्रकार से अच्छी बातें करते हैं महिलाओं को लेकर, तो अगर माननीय प्रधानमंत्री या हमारे देश का मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देते हैं तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर कुछ भी लोग अनाप शनाप बोलेंगे, उल्ट बातें फैलाएंगे, क्या उसका जवाब नहीं। बस यही कार्य करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बाकी आप देखिएगा, उन्होंने कभी भी किसी भी रैली में शुरुआत विपक्ष से नहीं करी है, अंत जरूर विपक्ष पे करा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें जवाब देना आता है, चाहे वो विपक्ष को हो, चाहे वो पड़ोसी देशों को हो,
और उन्होंने जवाब दिया है। आपने देखा देखिए वंदना जी, भारतीय जवाब जनता देने के पार्टी लिए की आपके सरकार पार्टी के बनी है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे आतंकवादी प्रवक्ता अपनी- हैं जो जवाब दे सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ही जवाब देना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की। क्या गरिमा को लांघना चाहिए? सवाल आपसे ये था। विवेक त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। देखिए, विवेक त्रिपाठी जी, अभी- भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, किस फेज में किन चीजों को लाना है। शुरुआत आपने देखी है, 5वें फेज पहुंच चुके हैं। अब पीओके मुद्दा आ गया है। पीओके पर पूरा देश चाहता है, आज से नहीं कई सालों से, दशकों से, कि पीओके हमारा हो। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की चाल, इस तरीके की कूटनीति, इस तरीके की राजनीति आप पर भारी पड़ सकती है और जो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है वो पहुंच भी सकती है? गिरा है, उससे स्पष्ट रूप से संदेश भाजपा को जनता ने दिया है कि आपको किसी भी भ्रमक प्रचार, गुमराह करने की किसी भी बातों में फंसने वाली देश की जनता नहीं है। देश की जनता परिवर्तन चाहती है। एक लंबा समय मोदी जी और भाजपा को देश की जनता ने दिया। 10 साल आप पीओके के लिए क्या कर पाए, वो आप अपनी उपलब्धि बताएं, रिपोर्ट कार्ड पेश करें। 10 साल में आपको पीओके याद नहीं आया। पीओके करते करते चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता रहा, जिसको आप देख नहीं पाते, जिससे आप बात नहीं कर पाते, मीडिया रिपोर्टिंग को दबाने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान प्रेम आज कोई नया नहीं है। भाजपा को जब भी चुनाव जीतना होता है पाकिस्तान का बार बार नाम लेती है, परंतु आज पाकिस्तान को जब चुनाव चलता है तो कूदते हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो चुपके से पाकिस्तान जाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को मिठाई खिला जाते हैं। वही मोदी जी है। तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। आप सरकार में आते हैं, समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं, पाकिस्तान आपने ट्रेन भेजी, बस भेजी, उसके बदले हमें क्या मिला? अटारी बॉर्डर के रास्ते किसने खोले? आपने खोले, उसके बदले हमें क्या मिला? वहां से आतंकवाद बढ़ा, आतंकवादी हमारे यहाँ है। तो कहीं निश्चित ही इनका भाजपा का दोहरा चरित्र है। बताने के लिए, अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए इनके पास रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कुछ नहीं है। जितने भी जनता से बातें किए थे, आप देखिए 4 सरल हो गए। भाजपा अपने घोषणा पत्र पे उसकी बात नहीं करती जिसमें कांग्रेस के वचन पत्र में कमियां निकालती है। पूरे 10 साल के शासनकाल में मोदी जी ने कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। आज अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं, कानून व्यवस्था खराब है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, पीने की पानी की सुविधा कहीं पर उपलब्ध नहीं है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, चिकित्सा सुविधाएं खराब होती जा रही है, हमारे बच्चे आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी से कितने सैकड़ों दर्जनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सब व्यवस्थाओं को ठीक करना है। तो भाजपा कहती है 20 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या था? अरे भैया, 20 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में क्या था? ये जनता का इंटरेस्ट नहीं। जनता का इंटरेस्ट ये है कि 20 साल से आपकी सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है, जनता ने आपको मताधिकार के द्वारा ये आश्वासन दिया था, सरकार चलाएंगे। आपने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इन वर्गों में हम मोदी के उत्थान के लिए काम करेंगे। आपने क्या किया है वो उपलब्धि बताइए, ना कि विपक्ष को पूछने से आप चुनाव जीत जाएंगे। आज देश की जनता पूछती नरेंद्र मोदी जी से कि 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात आपने कही थी, रोजगारों का क्या हुआ? अग्निवीर जैसी विफल योजना आपने देश के युवाओं के ऊपर खूब दी। 4 साल के लिए सैनिक बनता है। आज सरहद से जब हमारा सैनिक अपने जानों की कुर्बानी देता है तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती जब उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता है। तो निश्चित ही देश के युवाओं का मुंह भंग हो चुका है। देश की महिलाएं देखती है कि विपक्ष में मोदी जी जब हुआ करते थे, नारा लगाया करते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर सर पर उठाकर, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अब 100 रुपए का डीजल पार कर गया, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर पार कर गया। खाने पीने मूलभूत सुविधाएं की दिनचर्या में यूज होने वाली चीजें उनकी कीमत है आसमान छूरी है। उससे बात करने के लिए तैयारी नहीं है। गरीबी, ट्रम्प साहब आते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आप गरीबी को भाग देते हैं। तो निश्चित ही गरीबी ढाकने से कुछ नहीं होगा। गरीबी का एड्रेस करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा, अपनी नीतियां इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि जनता अंत पंक्ति में बैठी जनता तक उसका लाभ पहुंचे। आपकी आधे से ज्यादा योजनाएं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आज देखिए मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति भाजपा के शासनकाल में कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। आज आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहा? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आज आम आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाने से घबराता क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। आम आदमी आज पुलिस के पास अपनी कथा लेकर जाता है, पुलिस नहीं सुनती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा के मंत्री के पुत्र द्वारा एक महिला के ऊपर प्राण घातक हमला हो जाता है, 8 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जनता इस बात को स्पष्ट रूप से समझ चुकी है। चुनाव जीतने के लिए प्रोग्राम की आज बात करेंगे, औकात अगर गलती से मान जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले मिठाई लेके पाकिस्तान भागते हैं,
तो ये देश की जनता ने देख लिया है। देखिए, इनके मुंह में राम है पर इनके चरित्र में राम नहीं है। अगर आपके चरित्र में प्रभु श्री राम की 1% भी आप उसको आत्मसात कर लेते तो मैं समझता हूँ इस तरीके की दिन स्तर की बहसबाजी कभी नहीं करते। मोदी जी कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, अगले दिन फिर मुसलमानों का प्रहार कर देते। देश के मुसलमानों से नफरत है और पाकिस्तान के मुसलमानों से प्रेम है। उनको कोरोना ना हो जाए उसके लिए वैक्सीनेशन भेजेंगे, पर देश के मुसलमान का युवा स्कॉलरशिप न प्राप्त करने उससे आपत्ति लेंगे। खुद के राज्य में आप मुसलमान छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, कर्नाटक में चालू हो गया तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हमने तो कभी आपको गुजरात में आपत्ति नहीं ली, मध्य प्रदेश में आपत्ति नहीं ली। अरे भाई, किसी का भी बच्चा किसी भी वर्ग का हो अगर पढ़ जाएगा उसको छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन निम्न स्तर की राजनीति अगर पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखी है, सत्ता के लालच में लोकतंत्र की हत्या। आप देखिए, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव जीतने के लिए निर्वाचन अधिकारियों ने किस तरीके से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित किया। चलिए विवेक त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि आपके पास तो पूरी फहरिस्त है, बहुत सारे मुद्दे हैं। दुबे सर, आपके पास आऊंगा। दुबे सर, हमने देखा कि बीजेपी से हमने बात की, बीजेपी के चीजें आई कि उन्होंने जो अभी 10 साल में काम किया उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ जो हार्डकोर है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पर लोगों की हमेशा कहीं न कहीं निगाहें होती है, उन पर बीजेपी लेके उठ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो वाकई में जमीनी जो मुद्दे हैं और इन समस्याओं और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोग आज भी भटक रहे हैं और आस लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन बीच में बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेताओं के द्वारा मंच में आ जाती है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, इसके साथ ही पाकिस्तान की गरीबी और अब पीओके। लेकिन सर, दो चीजें हैं, एक देश को जरूरत है तो दूसरी देश की निगाहें हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, काम होना चाहिए। अब दोनों को अगर लाया जाए इस लोकसभा चुनाव में, कौन किस पर कितना भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा जो 400 के पार नारे लगा रहे हैं? ये जो मतदान का प्रतिशत है जी, इसको देखकर बहुत सारे अनुमान लगाए भी जा सकते हैं और वो अनुमान सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि कई चीजें इसके साथ साथ अब आजकल जुड़ गई हैं। तो ये फायदा और नुकसान की बात जहां तक आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये चुनाव दोनों पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ती हैं और दोनों एक दूसरे को मजबूर करती हैं कि वो मैनिफेस्टो पे ही बात करें, तो ये चुनाव अपनी तार्किकता पे पहुंचता, सार्थकता पे पहुंचता। अब ये हर चरण में जब मुद्दों को नया करने जा रहा है, हर चरण की क्या बल्कि हर दिन एक नया मुद्दा रखा जा रहा है, तो ये चीजें जो है बहुत गड़मड़ सी हो गई हैं। तो अगर हम देखें कि ये जैसा आपने बताया कि मुद्दों की बात है और इस पर लोगों की, तो ये जो चुनाव है भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार है दिल्ली की, उसकी जो उपलब्धियां हैं और कांग्रेस ने जो उम्मीदें जगाई हैं, तो ये उपलब्धियों और उम्मीदों के बीच का चुनाव होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा मतदाता इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर ही वोट करते हैं, जो मैनिफेस्टो है या जो उनकी उपलब्धि है या जो उनकी उम्मीदें हैं या जो उनका गुस्सा है, इनके बीच में वोट होता है। कुछ 10-20%, 25% ऐसे मतदाता होते हैं जो विचार पे चल के वोट करते हैं और उनके विचार कभी बदल जाते हैं मुद्दों के साथ, कभी कोई और वजह हो जाती है। तो इन सब के बीच का जो निचोड़ आता है वो यही होता है कि ये वाला जो चुनाव है, ये इतनी सारे विविधतापूर्ण मुद्दे, कभी मंगलसूत्र, कभी कश्मीर, कभी मुस्लिम, कभी ये सारे मुद्दों की बजाय महंगाई, बेरोजगारी और जो जरूरतें हैं उन पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर यदि बात होती तो ये चुनाव ज्यादा अच्छा होता। अब इन चुनाव की वजह से ही या इस तरह के मुद्दों की वजह से ही ये जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, तो क्या हम मतदाता की विरक्ति या अरुचि की वजह ये माने कि रोज नए मुद्दे बदल रहे हैं और उसके मुद्दों पे बात नहीं हो रही? क्या हम ये माने कि लगातार चरण दर चरण जो है एक खास वर्ग जो है, मैं जातिगत वर्ग नहीं बोल रहा हूँ जी, पुरुष और महिला वर्ग जो होता है, इनकी अगर हम देखें तो महिला वर्ग का जो है चुनाव के प्रति जो रुझान है थोड़ा सा कम नजर आता है, उनका वोटिंग परसेंटेज कम है। तो क्या वो अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होने की वजह से या उम्मीदें अधूरी रहने की वजह से मतदान की तरफ नहीं जा रही हैं या कोई और वजह? तो इसलिए राजनीतिक दलों को अभी भी 3 चरणों का समय है, अभी भी काफी सीटों पे चीजें बाकी हैं। लेकिन अब समस्या कहें या जरूरत कहें पार्टी की, वो ये है कि चुनाव एक ऐसे बैटल ग्राउंड पे हो रहा है जहां पर सबसे बड़ी सीटों का एक वो
चक बना हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार की कुछ सीटें हैं, कुछ दिल्ली की हैं, ये हिंदी पट्टी के बड़े सख्त राज्य हैं, इनके तकाजे और यहाँ के मतदाताओं का मानस अलग है। तो इसलिए पीओके भी उभरता है, इसलिए और चीजें भी उभरती हैं, कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर भी आता है। तो ये चीजें हैं, मतदाताओं को झकझोरने के हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों दल उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होता कि सरकार जो है अपनी पूरी उपलब्धियों के साथ सामने आती, और उसकी हालांकि वो बात होती है उसकी, लेकिन ये जो मुद्दे उछलते हैं उसमें वो गौण हो जाती है बात। तो अगर ये बात चुनाव पूरी तरह से मैनिफेस्टो पे होता तो ये मुझे लगता है आदर्श चुनाव होता, और किसी भी सरकार के 10 साल के बाद यही वो मोड़ होता है जहां पर अपनी पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ उस चुनाव में सामने वाले दल को चुनौती दे पाती। और कांग्रेस की विफलता ये रही जी, थोड़ी सी कांग्रेस की विफलता उसमें यह रही कि कांग्रेस भी कई बार उन मुद्दों को खेलने चली जाती है जिस पिच पर वो खुद सहज नहीं होती, वो भाजपा की उस पिच पे चली जाती है। कांग्रेस की विफलता थोड़ी बहुत अगर हम माने अभी तक की, तो ये है कि कांग्रेस को मजबूर करना चाहिए कि सरकार जो है वो अपनी उपलब्धियों पर, अपने कार्यकाल पर ही फोकस है और उस पर बात करे। ये सर बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन सर जो पीओके का मुद्दा है, क्या बीजेपी वेट कर रही थी कि 2024 का चुनाव होगा, इसको मुद्दा बनाया जाएगा? क्योंकि 10 साल पहले भी बीजेपी शासन कर चुकी है और गृह मंत्री सदन से बोल चुके हैं कि पीओके हमारा है और हमारा रहेगा। क्या वेट कर किया जा रहा था इस समय का? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार या अभी तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, तो वो स्वतंत्र होता है कि वो कोई भी मुद्दे गढ़े और उस पर चुनाव के साथ आगे बढ़े। तो उसमें ठीक है, बीजेपी के बातों में, उनके मैनिफेस्टो में हो या ना हो स्पष्ट रूप से, लेकिन ये बात पीओके और ये सब चीजें उनकी 370 चीजें उनकी बातों में शामिल रही हैं। तो वो इस बात पर आए हैं। पीओके की जहां तक बात है, तो पीओके में किसको इनकार है कि वो हमें ना मिले? वो तो सबको है, लेकिन उसकी टाइमिंग को हम ये देख सकते हैं कि वो मतदाता के मानस तक पहुंचने की कोशिश है कि इस तरह के मुद्दों से भी लोग उद्वेलित हों या आनंदित हों और इस तरह से आगे आए। तो वंदना जी, आपकी पार्टी और आप लोग इमोशनल कार्ड खेल देते हैं, ऐसे मुद्दे को आप सामने ला देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव होता है, लेकिन आप अभी भी मूलभूत चीजों से दूर हैं, मूलभूत चीजों पर जिक्र नहीं होता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी करेगी, भाई बात आप करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते हैं? वो बातें आती है जिन बातों का जिक्र शायद चुनाव में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दुबे जी ने कही है कि मैनिफेस्टो में जो चीजें आप रखते हैं, मैनिफेस्टो शायद इसीलिए होता है, दोनों पार्टियां अपनी रखती है कि हमारा क्या रोड मैप होगा 5 साल का, 5 साल में हम क्या करेंगे, मैनिफेस्टो इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन उस पर बातचीत नहीं होती, मुद्दे कहीं और से आ जाते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के विषय में मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली कोई नहीं होती कि हम अपने मैनिफेस्टो पे बात नहीं करते। हमारा तो हर प्रत्याशी मोदी जी, वंदना जी विपक्ष है, क्यों नहीं बात कर सकते? उनका हक है बात करना। इसलिए देखिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। देखिए वंदना जी, तो आप ये बताइए कि विपक्ष अगर ये बात नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? फिर तो आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चलेगा। विपक्ष को ये बात रखने के लिए आप बताइए ना कि किसने मना किया है विपक्ष को ये बात रखने के लिए? विपक्ष को क्यों एटम बम से डर लगने लगता है? ठीक है, आप विपक्ष के एक सवाल का जवाब वंदना जी दे दीजिए। जो उन्होंने कहा कि चीन का बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है जो भारत का, वो चीन कब्जा कर रहा है, उस पर बात कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की गरीबी भुखमरी पे आप बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बायस्ड होके एक ही पार्टी का साथ देके अब ये नहीं वंदना जी, ये बायस्ड वाली बात कहां से होगी? कांग्रेस का सवाल है, जवाब देने के लिए आप बैठी हुई हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने जो अगर आरोप है तो आप उसका जवाब दीजिए। बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं ना। बोलिए दिक्कत ये है जी, आप मुझे मेरा विषय ही नहीं रखने दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कब विकास की बात नहीं करी, कब हमने विकास के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ा। इनके कार्यकर्ता पलायन करके हमारी पार्टी में आते हैं, ये हमारी गलती है। इनके नेता अभद्र टिप्पणियां देते हैं, कभी महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं, कभी कांति देव भूरिया जी जैसे इतने बड़े नेता 2 पत्नियों की बात करते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर जी को आधी रात में
बम, पाकिस्तान के एटम बम। नहीं वंदना जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ वंदना जी, आपको लोगों ने, भारत देश की जनता ने देश की कमान आपको दी है कि आपको इसीलिए दी है कि आप चाशनी पे बात करें, गलत बयानबाजी पे आप आरोप प्रत्यारोप करते रहें, या फिर आपको काम करने के लिए? विपक्ष ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, वो अपना काम करेगा, विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, लेकिन क्या सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी? 10 सालों में आपने क्या काम किया है? आप पेश करिए, आप तो सिर्फ बातों में उलझा देती हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ, आप ये बताइए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता से एक बात पूछिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि आप बहुत उनके समर्थक बने हुए हैं। नहीं, समर्थक भी बात नहीं है वंदना जी। पूछिएगा उनसे, ये प्रश्न पूछिएगा कि अगर हमने काम नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, मैं मानती हूँ हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने अगर इतने काम किए तो बार बार जनता उन्हें क्यों नकार रही है? क्यों उनके मुद्दे वो जनता के बीच में? चलिए ठीक है, बिल्कुल वंदना जी, ये बात आपकी जायज है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की कमी रही होगी, इसीलिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए आप वंदना जी के सवाल का। आपने भी तो 60 साल काम राज्य किया है देश में, फिर आप विपक्ष की भूमिका में क्यों हैं? क्यों लोग आपको नहीं चुन रहे हैं? ना तो किसी प्रदेश में चुन रहे हैं, ना तो केंद्र में। किसी भी प्रश्न का जवाब हमारी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता महोदया नहीं दे पाएंगे, उल्टा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, 10 साल पहले जिन वादों के साथ मोदी सरकार आई थी, 10 सालों से 2 बैसाखियों में चल रही है, भ्रम और गुमराह करने की निश्चित ही बड़ी कटौती की बातें करनी जा रही है। ये पूरे कश्मीर की चिंता हो रही है, कश्मीर में अपनी उपलब्धि। वंदना जी ने जवाब दे रहा हूँ, वंदना जी भागिए मत, वंदना जी डरिए मत, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी हर बात, डरिए मत, डरिए मत। देखिए, देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से आंसू मत बहाइए, मेरी बात सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बातों का। आप धारा 370 के आधार पर पूरे देश में वोट मांग रही है वंदना जी, कश्मीर में आपकी प्रत्याशी नहीं है वंदना जी। इस देश की जनता ने आपको सत्ता दी है, इस देश की सत्ता सौंपी, साथ में जिम्मेदारियां सौंपी, आप जिम्मेदारियों से भाग रही है, आप जिम्मेदारियों से भाग रही है वंदना जी। आज आपको देश की जनता ने वोट देके प्रचंड बहुमत से, आपकी पार्टी के प्रचंड बहुमत से। ठीक है त्रिपाठी जी, वंदना जी और विवेक जी, एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त कम है, दुबे जी से लेता हूं। दुबे जी, आज जिस तरीके का माहौल है देश में, जिस तरीके के चुनाव हो रहे हैं और सत्ता पाने की कोशिश के लिए कुछ भी किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं, आदर्श परिस्थितियां तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो चुनाव इस तरह से होते भी नहीं थे, लेकिन अब बदलती चीजें हैं, चुनाव इस तरह से हो रहे हैं, तो किसी ना किसी एक दल की जिम्मेदारी ऐसी बन जाती है फिर चुनाव में कि अगर कोई दल, उसे लगता है कि वो किसी दूसरी ट्रैक पे जा रहा है, तो उसको मजबूर करे अपने सामने लाने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें अब चूंकि बहुत सारी चुनाव बहुत आगे बढ़ चुका है और मैनिफेस्टो कमोबेश उतना आगे नहीं आया है जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी जो मतदाता हैं, जो एक विचार से बंधे होते हैं, उनके अलावा जो मतदाता जो सोचता है, समझता है, अपने हालातों को तौलता है, परखता है, उसके बाद वोट देने जाता है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये भी जो चुनाव होगा, इसका भी जो वोट होगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वोट उन्हीं का होगा कि जो अपने हालातों और उससे अपेक्षाओं के चलते जो है मतदान करने जाते हैं, जो एकदम कॉमन मैन जो होता है। तो ये वो चुनाव अगर इस तरह का चलेगा, आगे बढ़ेगा, तो उस सब के बावजूद भी वो वोट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो अपने आसपास के परिवेश की समस्याओं को लेकर चलता है। तो इसलिए जो है ये चुनाव जो है, मुझे फिर ऐसा लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज को हम बार बार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाता कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, या इधर या उधर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का भी हमारे साथ इस संवाद में हिस्सा ले। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आई है कि मतदाता सब कुछ समझता है, जब वोट डालने जाता है तो मतदाता समझता है कि कौन सही बयानबाजी कर रहा है, कौन गलत बयानबाजी कर रहा है, कौन देश के विकास की बात कर रहा है, कौन मुद्दे को उठाने की बात कर रहा है, और किसकी क्या नीयत है। इन सबको मतदाता समझता है जब ईवीएम के पास जाता है, वोट डालता है, और उसी के अनुसार वो अगली कमान किसको देगा ये तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।